लोकसभा चुनावों के बीच गृह मंत्री अमित शाह आज कश्मीर में हैं। श्रीनगर में गृह मंत्री आज कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मिले। उनका ये दौरा इस पूरे मायने में बहुत ज़्यादा अहम दिखाई देता है कि जम्मू कश्मीर में जैसे अब सब कुछ लोकतंत्र की बयार जैसी झलक रही है, साफ बहती दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के करीब 5 साल के बाद लोकसभा के चुनाव कश्मीर घाटी में जिस तरीके से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, बड़े पैमाने पर शिरकत की, उसका जगह जगह स्वागत हो रहा है। और इसका असर जम्मू कश्मीर के उन अलगाववादी संगठनों पर भी दिख रहा है जो अभी तक चुनावों में हिस्सा लेने वालों को डराते थे या हतोत्साहित करते थे। लेकिन लगता है कि अब उन्हें भी समझ में आने लगा है कि जनता अपनी किस्मत का फैसला खुद करना चाहती है और इसके लिए अपना मताधिकार के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगी। इसका नतीजा है कि सोमवार को कश्मीर घाटी की श्रीनगर लोकसभा सीट पर बीते 35 साल में सबसे अधिक 38% वोट डाले गए। कश्मीर में कोई भी किसी भी जगह से पहली बार ऐसा हुआ कि कश्मीर में आतंकवाद के सिर उठाने के बाद ऐसा पहली बार था कि कहीं से भी चुनावों के बॉयकॉट की कोई कॉल नहीं आई। किसी भी संगठन ने, किसी भी अलगाववादी ने ऐसा नहीं किया। श्रीनगर लोकसभा सीट के तहत श्रीनगर इलाके में सबसे कम 24.71% वोट डले, जबकि इसी लोकसभा सीट के जो दूसरे इलाके हैं वहां पर तो काफ़ी ज़्यादा मतदान देखने को मिला है। जैसे अगर मैं आपको आंकड़े पढ़ के सुनाऊं तो उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि पुलवामा में करीब 42% वोट पड़े, गांदरबल में करीब 53% वोट पड़े, बड़गांव में 52% और शोपिया में 47% मतदान दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से उम्मीद की जा रही है कि कश्मीर घाटी की बाकी 2 लोकसभा सीटों बारामूला और अनंतनाग में मतदान के आंकड़े और बेहतर होंगे। यहां पर अभी वोट डाले जाने हैं। इन सीटों पर पहले भी मतदान श्रीनगर सीट से बेहतर होता रहा है और अब और बेहतर होने की उम्मीद जगी है। कुछ जानकार मानते हैं कि कश्मीर घाटी की तीनों सीटों पर मतदान 50% से ऊपर इस बार पहुंच सकता है। इस जानकारी का मकसद ये बताना है कि कश्मीर की फिजा बदल रही है। कश्मीर के लोग अब अलगाववादी तत्वों से डरने की बजाय खुलकर सामने आना चाहते हैं, अपने भविष्य का फैसला खुद करना चाहते हैं, जिसके लिए लोकतंत्र से बेहतर कोई और रास्ता हो ही नहीं सकता। और ये बात अलगाववादी संगठनों की अब समझ में आ रहा है और इसका ताज़ा उदाहरण है कि एक प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर का बदलता रुख समझ रहा है। आतंकवाद निरोधक कानून के तहत 2019 में प्रतिबंधित किए गए इस संगठन का झुकाव पाकिस्तान की ओर रहा है, लेकिन अब जमात-ए-इस्लामी के पूर्व प्रमुख गुलाम कादिर वानी ने कहा है कि अगर उनके संगठन पर लगी पाबंदी हटा ली जाए तो वो आने वाले विधानसभा चुनावों में हिस्सा ले सकते हैं। वानी ने कहा कि इस सिलसिले में केंद्र सरकार के साथ उनकी बातचीत भी चल रही है। आपको बता दें कि इस संगठन को कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का वैचारिक स्रोत माना जाता है और पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के 2 हफ्ते बाद 28 फरवरी 2019 को इस पर पाबंदी केंद्र सरकार ने लगाई थी। गुलाम कादिर वानी ने दावा किया कि चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला संगठन में फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई मजलिस शूरा की अहम बैठक के बाद लिया गया है। यानी अलगाववादी भी अब चुनावों में शिरकत कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमारी साथ है, हमारे पीछे है। शूरा ने फैसला कर लिया है और हम जमात को बहाल कराना चाहते हैं। ये जमात एक आइडियोलॉजी का नाम है। तो इस बार क्यों वोट डाला? मैंने कहा ना कि अब हम जमहूरी अमल में आगे जाना चाहते हैं, इसलिए वोट डाले बगैर कहाँ जा सकते हैं। जमात इस्लामी बैन है पिछले 2019 से, तो आप चाहते हैं कि वो बैन उठ जाए। हाँ, उसी के लिए बात करते हैं मरकज से। वानी का यह ऐलान ऐसे समय आया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के दौरे पर हैं। शाह इस दौरान बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के अलावा कश्मीर में सक्रिय कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों से मिल सकते हैं। अब यह देखना है कि क्या जमात-ए-इस्लामी की ओर से कोई अमित शाह से मिल पाएगा या नहीं। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने वानी के ऐलान का स्वागत किया है और गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि वो जमात-ए-इस्लामी को आने वाले विधानसभा चुनावों में हिस्सा लेने का मौका जरूर दें। मैंने तो कल ही
इस बात की मांग की कि जमात इस्लामी पे बैन उठा दिया जाना चाहिए और आने वाले जो असेंबली इंतखाबात हैं उनमें जमात इस्लामी उतरे और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अभी तक तो बीच बीच में हम ये सुन रहे थे मुख्तलिफ इलेक्शनों में कि कहीं ना कहीं वो अलग अलग उम्मीदवारों की मदद करने की बात कर रहे थे। अब उनका अपना उम्मीदवार होगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जहाँ तक होम मिनिस्टर के आने की बात है, आप लोगों को ये अजीब नहीं लगता कि जहाँ उनका कोई उम्मीदवार नहीं है, जहाँ वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ कैंपेन छोड़ के 2 दिन के लिए होम मिनिस्टर साहब यहाँ आ रहे हैं। शायद ये इस बात का नतीजा है कि वो जान गए हैं कि श्रीनगर की सीट जो है वो आगा रुहुल्लाह साहब जीत गए हैं। अब वो किसी न किसी जो है इस कोशिश में लगे रहेंगे कि कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो किस तरह नुकसान पहुंचा पाएंगे। आर्टिकल 3 से भिंडी घोटे 5 साल हो गए हैं। पहली बार चुनाव हो रहा है कश्मीर में, तो जो तीनों घाटी की सीटें हैं उन तीनों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार इस बार नहीं उतारे हैं। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमात के जम्मू कश्मीर में करीब 6000 सदस्य हैं। मौजूदा पाबंदी के अलावा इस संगठन पर पूर्व में 2 बार पाबंदी और लग चुकी है। एक तो 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा, और फिर 1990 और 95 के बीच जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने सिर उठाया था। 2019 में कई छापों और गिरफ्तारियों के बाद फिर इस संगठन पर पाबंदी लगा दी गई थी। जम्मू कश्मीर को लेकर जमात इस्लामी का रुख हमेशा भारत सरकार के आधिकारिक रुख के खिलाफ रहा है, लेकिन इस संगठन ने 1965 से 1987 के बीच भी कश्मीर में हुए चुनावों में हिस्सा लिया था। 1972 में इस संगठन ने राज्य विधानसभा में 5 सीटें जीती भी थी। उस दौरान जीतने वाले नेताओं में हुर्रियत के नेता सैयद अली शाह गिलानी भी थे, जिन्होंने बाद में कश्मीर में अलगाववाद को बड़े पैमाने पर हवा दी और वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जमात इस्लामी के सबसे बड़े नेता भी बने। गिलानी अब नहीं रहे। उनके बाद के नेता शायद कश्मीर के आवाम के मन को पहचान रहे हैं। उधर बीजेपी के सहयोगी और जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी ने 2020 में एक अपनी पार्टी बनाई थी और उन्होंने भी जमात से संपर्क करने की कोशिश की। माना जा रहा है कि मुख्य धारा में आने से जुड़े जमात के बदले रुख के पीछे बुखारी की कोशिशें भी हो सकती हैं। कई जानकार ये भी मानते हैं कि वानी के ताज़ा रुख के सार्वजनिक होने के बाद जमात इस्लामी में आने वाले दिनों में कुछ फूट भी दिख सकती है। तो एक तरफ कश्मीर की तस्वीर धीरे धीरे सुधर रही है, तो उधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तस्वीर बिगड़ रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं, वहां पे लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। 10 मई से तेज हुए इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए पाकिस्तान की सरकार पूरी ताकत लगा रही है। इन विरोध प्रदर्शनों से कई लोग इसमें मारे भी जा चुके हैं, सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। पाकिस्तान में जो आर्थिक बदहाली है उसका सबसे बुरा असर जिन इलाकों पर पड़ रहा है उनमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी है। जनता आम जरूरत की चीज़ों के लिए तरस रही है। खाने पीने के सामान की कीमतें आसमान पर हैं। बिजली बहुत महंगी हो गई है। पीओके की जनता अपने इलाके में चल रही नीलम झेलम पनबिजली परियोजना की बिजली के बंटवारे में भी भेदभाव का आरोप लगाते हैं। पीओके के मुजफ्फराबाद और मीरपुर इलाके में आम लोग विरोध दर्ज करने के लगातार हड़ताल प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ सरकारी ताकत का बेजा इस्तेमाल भी किया जा रहा है। पीओके में व्यापारियों का एक वर्ग भारत के साथ व्यापार पर पाबंदी लगाए जाने से भी नाराज है। तो ये हैं हालात। एक और जम्मू कश्मीर एक नई शुरुआत पर तेजी से आगे बढ़ चुका है, तो उधर पीओके की आम जनता बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रही है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर के जानकार प्रोफेसर अमिताभ मट्टू जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सबसे पहला सवाल तो यही कि जमात इस्लामी के कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष गुलाम कादिर वानी का जो कहना आज बयान आया है कि अगर उनके संगठन से पाबंदी हटा ली जाए तो आने वाले विधानसभा चुनावों में हिस्सा ले सकते हैं, क्या आपको लगता है ऐसे एक अलगाववादी संगठन के रूप में आ रहा बदलाव जम्मू कश्मीर की बदलती हवा का परिणाम है, खास तौर पर जिस तरह से श्रीनगर लोकसभा सीट पर लोगों ने मतदान में इस बार हिस्सा लिया है? देखिए, जमाती इस्लामी को समझने के लिए आपको थोड़ा डिटेल में जाना चाहिए। जमाती इस्लामी में हमेशा जम्मू कश्मीर में जहां तक सवाल था, एक दो अलग फैक्शंस थे। एक
वो जमात थी वो जिनका समझती थी कि उनका सोशल रिफॉर्म का एजेंडा है। लेकिन ये दूसरी साइड जो जमात की थी, वो गिलानी साहब वाली थी, वो अलगावादी बातें कर रही थी। जो सोशल रिफॉर्म और उनका एजेंडा है वो बहुत पुराना एजेंडा है। और जमात आम तौर पे खुद इलेक्शन लड़ने के फेवर में नहीं रह चुकी है, और उन्होंने काम जो किया है वो सोशल लेवल पे ज्यादा किया है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि वो अब मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, और इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं कहेंगे, खुद लड़े या ना लड़े, लेकिन इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं लड़ेंगे, अलगावादी बातें नहीं करेंगे, और अपना जो इनका रिफॉर्म का एजेंडा है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो कश्मीर घाटी में जो मतदान हुआ जिस तरीके से, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जनता अब अपनी किस्मत का फैसला खुद लोकतांत्रिक तरीके से अपने आप करना चाहती है, खुलकर सामने आ गई है, अलगाववादियों का डर अब समाप्त होता जा रहा है? बिल्कुल, मेरा मानना है कि इस चुनाव में लोग आए हैं और उन्होंने श्रीनगर जैसी जगह जहां बॉयकॉट होता था, बहुत कम टर्नआउट होता था, वहां भी आए हैं, गर्मजोशी से आए हैं, बिना खौफ के आए हैं। एक ये दिखाता है कि वो चाहते हैं कि अब जमहूरियत पूरी तरह से बरकरार की जाए, और बैलेट को चांस देना चाहते हैं। आपको जानते हैं कि मिलिटेंसी और हिंसा का दौर एक शुरू हुआ था जब 87 के इलेक्शन माने जाते हैं रिग हुए थे। उसके बाद मैं देख रहा हूं अब लोगों का जो एक फेथ है डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, फिर बरकरार हो रहा है। और देखना है कि अभी किस तरह से कौन सी तंजीमें जीतेंगी। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि ये डेमोक्रेसी की जीत है, लोगों की जीत है। और इससे अच्छी खबर जो बाहर अभी कश्मीरी रह रहे हैं उनके लिए नहीं हो सकती कि एक हिंसा का दौर शायद अब खत्म हो गया, एक इतिहास का एक चैप्टर रह चुका है। प्रोफेसर भट्टू, तो क्या जैसा आप बोल रहे हैं लोगों का भरोसा बैलेट पर हो गया है, बुलेट पर नहीं बचा है, तो क्या इसीलिए अलगाववादियों को बात समझ में आ गई है कि जनता को अब शांति पसंद है, लोकतंत्र पसंद है, चुनाव पसंद है, इसीलिए सेपरेटिस्ट जो हैं वो मजबूर हो गए हैं? देखिए, एक मध्य धारा में जब सब आ रहे हैं, और अगर पाकिस्तान फिर पाकिस्तान भी समझ ले कि उनकी जो नीतियां हैं वो, और हिंसा यहाँ, और अलगाववाद और टेररिज्म बढ़ाने की, अगर वो खत्म करें और अब एक अमन के दौर को एक चांस दें। और इस वक्त जो कश्मीर वादी में एक हवा है और फिजा है, वो यही चाहती है कि अमन हो और लोगों के हक जो है, नौकरियों मिलें, जमीन पे उनकी हक वो ना छीने जाएं। तो मुझे लगता है उसी के लिए सब लोगों को काम करना है। वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हों, जो बाकी भारत में रह रहे हों, और जो चाहते हैं कि एक अमन और खुशहाली का दौर जम्मू कश्मीर में बरकरार हो। आपने प्रोफेसर भट्टू पाकिस्तान का नाम लिया, तो मेरा सवाल भी अगला यही था कि जम्मू कश्मीर में हमारी तरफ फिजा बदल रही है, लोगों को बैलेट पसंद आ रहा है, लेकिन उधर पीओके में क्या चल रहा है? तमाम दिनों से हम देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन चले जा रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की हालत बहुत गंभीर है। आप जानते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक है, और पीओके में उन्होंने बहुत से ऐसे कदम लिए हैं, पॉलिसीज ली हैं, जिससे लोग आज बगावत करने लगे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत ज़्यादा तनाव है। ये पाकिस्तान भुगत रहा है उन्हीं अपनी जो नीतियां हैं, उन्होंने पिछले 75 साल से जो अडॉप्ट की हैं, उन समझते नहीं हैं कि भारत के साथ अगर उन्होंने एक अमन और का दौर शुरू किया होता, बातचीत का दौर शुरू किया होता, उसके उनके फायदे में भी यही था। और आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हो रहा है वो एक एग्जाम्पल है कि आपकी नीतियां पिछले 75 साल में इतनी शॉर्ट साइटेड रही हैं, और आपकी सारी आइडेंटिटी एक एंटी इंडिया फीलिंग पे बनाई गई है, उससे कुछ आगे नहीं निकलेगा। और पाकिस्तान अगर सचमुच चाहता है एक नया दौर शुरू करे, तो उसको अपनी पूरी नीतियां बदलनी पड़ेगी।